friends, today we are going to start a fresh topic related to psychology, that is शिक्षा मनोविज्ञान। और शिक्षा मनोविज्ञान आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, हमारा फोकस उन क्वेश्चंस पे ही रहेगा और उन्हीं क्वेश्चंस को आधार मानकर हम ये थ्योरी क्लासेस आपके लिए लेके आए हैं। और इन क्लासेस में मैं ये चाहूँगी कि आपको एक नया पिंच और नया टच दिया जाए, एंड दैट न्यू टच इज व्हाट the new kind of definition of psychology will be given to you। और इस नई डेफिनेशन में ऐसा नहीं है कि मैं कोई परिभाषा बताने जा रही हूँ। ये क्लासेस जो थ्योरेटिकल क्लासेस हम आज से अभी से स्टार्ट कर रहे हैं, उन थ्योरेटिकल क्लासेस में हम कुछ अलग तरीके से पढ़ाई करेंगे। और वो अलग तरीका ये होगा, नॉट टू स्टार्ट विद द कन्वेंशनल आइडियोलॉजी। हम परंपरागत रूप से न चलते हुए ऐसे अपने थ्योरेटिकल क्लासेस की स्टार्टिंग करेंगे जिसमें जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे नोट्स और हमारी क्लासेस होनी चाहिए, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी 100% बन सके। तो अब हम जो स्टार्ट कर रहे हैं उसमें आप ज़रा सा भी ये कल्पना मत कीजिएगा कि यहाँ पर बहुत सारे फैक्ट्स की बाढ़ आ जाएगी, बहुत सारे फैक्ट्स आपको बताए जाएंगे और माथे पे 15 किलो 20 किलो का पत्थर रख के हम ये पढ़ाई कर रहे हैं और उसमें हमें कितना याद रहता है ये भगवान भरोसे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये क्लासेस बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इसमें आपको रोचकता का पूरा जो पिंच है, पूरा जो टच है वो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर साइकोलॉजी में हमारा वेरी फर्स्ट फैक्ट, जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे बताया था पहली क्लासेस में कि हमारी जिंदगी की शुरुआत ही क्वेश्चन से होती है कि लड़का हुआ है कि लड़की हुई है। उसी तरह से हमारी पढ़ाई की स्टार्टिंग की शुरुआत भी इसी क्वेश्चन के साथ होनी चाहिए कि मैं जो भी पढ़ाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ या जो भी थ्योरी क्लासेस में देख रहा हूँ उसमें कितने सारे क्वेश्चंस जो हैं वो मेरे सॉल्व हो रहे हैं। अगर क्वेश्चंस के आंसर आपको नहीं आ रहे हैं तो वो थ्योरी क्लासेस बिल्कुल वेस्ट है। तो यहाँ पर हम अपनी क्लासेस की शुरुआत करेंगे बहुत ही सुंदर तरीके से, जिसको हमने नाम दिया है थ्योरी क्लासेस ऑफ साइकोलॉजी। इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या रहेगा कि मनोविज्ञान के जनक कौन हैं। हम बहुत जल्दी शिक्षा मनोविज्ञान पर भी आएंगे, लेकिन मैंने आपसे कहा है कन्वेंशनल तरीके से पढ़ाई करके हमें पांडुलिपियां नहीं बनानी है। हमें ऐसी पढ़ाई करनी है जिससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन जो हैं वो फुलफिल हो सके। तो यहाँ पर मनोविज्ञान का जनक अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रही हूँ। मैंने पहले ही कहा है साइकोलॉजी में सारा शब्दों का फेर है। अब यहाँ पर पूछा तो जनक है, लेकिन मैं किसकी बात कर रही हूँ? स्रोत की बात कर रही हूँ कि मनोविज्ञान का जो स्रोत है वो किसे माना जाता है। मनोविज्ञान के स्रोत का आपका जो आंसर होगा वो होगा दर्शन शास्त्र, और होगा नहीं, इनफैक्ट है। दर्शन शास्त्र से ही किसकी उत्पत्ति हुई है? मनोविज्ञान की। अब ये ध्यान रखने वाली बात है कि हमें खुली आंखों से सोना नहीं है, हमें ये ध्यान रखना है कि हम किसकी बात कर रहे हैं? मनोविज्ञान की। शिक्षा मनोविज्ञान पर अभी हम आगे चर्चा करने वाले हैं। अभी मैं आपको सिर्फ सुपरफिशियल पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस कर रही हूँ कि मनोविज्ञान के जनक, मनोविज्ञान का स्रोत किसे माना जाता है। तो दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान का स्रोत माना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि दर्शन शास्त्र की उत्पत्ति क्या है? तो दर्शन इटसेल्फ मीन्स देखना, देखने का नजरिया, दृष्टिकोण। ठीक है, दर्शन शब्द की उत्पत्ति कैसे हुआ है? दृश्यते यथार्थ तत्व मने। तो यहाँ पर देखने का जो दृष्टिकोण है उसी को हम कहते हैं दर्शन। और दर्शन को अगर आप सिंप्लीफाई तरीके से बोलना चाहें तो क्या नाम देंगे हम इसको? हम इसको नाम देंगे लॉजिक, हम इसको नाम देंगे तार्किक। दर्शन यानी कि किसी भी तथ्य को, किसी भी एपिसोड को लॉजिकल तरीके से सोचना, तार्किक तरीके से सोचना, इसी को कहा जाता है दर्शन या देखने का दृष्टिकोण। दृश्यते यथार्थ तत्व मने। तो जो देखने का दृष्टिकोण है उसको हमने एक नाम दिया है दर्शन। ये कैसे नाम दिया है इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। हम सभी को पता है कि हमारे भारत देश में सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद माने जाते हैं और वेद के जो वेदांत है उसे उपनिषद कहा जाता है।
ठीक है, यहाँ तक हम सभी को पता है। उसके बाद हम ये भी सुनते हैं कि बहुत सारे साधु ऋषि, जो आश्रम व्यवस्था की गई है उसमें ऋषि मुनि लोग जो हैं वो वानप्रस्थ आश्रम में अपना जीवन व्यतीत करते थे। अब ये वानप्रस्थ आश्रम में क्या करेंगे? तो वानप्रस्थ आश्रम में ये इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप या फेसबुक तो चलाएंगे नहीं। क्या करेंगे? ये साधना में लीन हो जाएंगे। वानप्रस्थ आश्रम में इनका उद्देश्य क्या था? समाधि में लीन हो जाना। तो अब ये समाधि में लीन होने के बाद अगर फिर भी ये मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए हैं और जीवित हैं, तो ये क्या करेंगे? एक अपने विचारों का, जो भी इन्होंने समाधि में महसूस किया है, ये अपने विचारों को समाज में प्रेषित करेंगे। समाज को बताएंगे कि इनके विचार कैसे कैसे हैं और इन्होंने अपनी समाधि में क्या क्या अनुभव किया, क्या महसूस किया। और इसी अनुभव से, इसी फीलिंग से एक नई चीज की उत्पत्ति होती है, जिसको हम कहते हैं, एक नया विषय उत्पन्न होता है, जिसको हमने नाम दिया दर्शन, यानी कि दृष्टिकोण, देखने का नजरिया। तो यहाँ पर ये देखने का नजरिया, ये दर्शन शास्त्र, ये दर्शन विषय की उत्पत्ति कैसे मानी जाती है? तो इसको आसान भाषा में समझिए कि जो भी ऋषि मुनि वानप्रस्थ आश्रम में जंगलों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और समाधि में लीन हैं, उनके मन में अच्छे अच्छे विचार उत्पन्न हुए। और ये विचार किससे संबंधित थे? ये विचार मानव जाति की जिज्ञासाओं को शांत करने से संबंधित थे। दर्शन में जो भी विचार, ये जो ऋषि मुनि लोगों ने साधना की, इनके विचार किससे संबंधित थे? तो ये तर्कहीन नहीं थे, ये बिल्कुल तार्किक थे। और ये तार्किक होने के साथ साथ मानव जीवन को और अधिक अच्छा बनाने के लिए उपयोगी थे। ठीक है, और ये विचार कैसे थे? कंप्लीटली तर्कपूर्ण थे। और इन्हीं सारे तर्कों का जब समावेश हमने किया तो एक विषय बन गया। उस विषय को हमने कहा दर्शन। जैसे कि एग्जाम्पल हम देखते हैं कि हमें अक्सर मना किया जाता है कि उत्तर दिशा की तरफ अपना सिर रखकर नहीं सोना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि एक दिन आप अगर उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके सोएंगे कोई बात नहीं, 2 दिन सोएंगे कोई बात नहीं, लेकिन जब आप डेली इस तरह का जो रूटीन है वो फॉलो करेंगे तो भविष्य में आपको हेडेक और माइग्रेन जैसी समस्या से जूझना पड़ेगा। ऐसा क्यों? तो उसका पूरा साइंटिफिक आंसर इसमें दिया गया है। किसमें? दर्शन शास्त्र में, हमारी संस्कृति में, हमारे दर्शन विषय में, जिसको हम कहते हैं फिलॉसफी। तो ये जो तर्क जहां बताया गया है, यानी कि मानव प्रजाति की जो जिज्ञासा है वो शांत हो गई। कैसे संवेग उठते हैं, कैसे उन संवेगों को नियंत्रण में किया जाए, ये प्रकृति क्या है, इस प्रकृति से कैसे तालमेल बिठा के चला जाए, ये सब व्याख्या कहाँ पर की गई है? दर्शन में की गई है। और उस व्याख्या के साथ तर्क भी दिए गए हैं कि ये तर्क की कसौटी पर आधारित है कि इसके उत्तर भी आपके पास हैं कि ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए। तो तर्क के साथ अगर आपको कोई व्याख्या की जाए तो वो आपको माननी ही पड़ेगी। और यही सारी व्याख्या दी गई है दर्शन में। अब मैं इसको ज़्यादा इंटरप्रेट नहीं करूंगी क्योंकि हमारा विषय मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान है, लेकिन आपको इतनी व्याख्या से इतना तो याद हो गया होगा कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति का स्रोत क्या है? मनोविज्ञान की उत्पत्ति का स्रोत है दर्शन शास्त्र, क्योंकि दर्शन में तार्किक बातें की गई है, लॉजिकल फैक्ट्स बताए गए हैं। और यही लॉजिकल फैक्ट्स और तार्किक बातें जो है वो क्या है, किसका आधार बनेंगी? मनोविज्ञान का आधार बनेंगी। क्योंकि विज्ञान मतलब क्या होगा? विज्ञान मतलब है साइंस, और मन यहाँ पर क्या है? मन। तो मन यहाँ पर क्या है? हमारा मन, जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है जिसे देखा नहीं जा सकता लेकिन फील किया जा सकता है। मस्तिष्क की संरचना में जो भी क्रियाकलाप किए जाते हैं वो हमारा हो जाएगा मन। इससे संबंधित हम बहुत सारे सिद्धांत, बहुत सारे आविष्कार, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स, इन सब की चर्चा करने वाले हैं। और इस शब्द को भी मैंने इतना ज़्यादा बाइफरकेट नहीं किया है कि पहले मन का विकास हुआ फिर आत्मा का, और ये सब चीज़ें मैं आपको नहीं बता रही हूँ। बहुत सिंप्लीफाई तरीके से
आराम से बैठे और इस वीडियो को ध्यान से सुने और फिर देखिएगा एकाएक आपको ये सारे की सारी चीजें कंठस्थ भी हो जाएंगी। तो यहाँ पर मनोविज्ञान इस शब्द की हम व्याख्या नहीं कर रहे हैं, हम सिंपली ये कह रहे हैं कि मनोविज्ञान का स्रोत, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो एक आंसर आपका यहाँ पर जनरेट हो गया, दैट इज दर्शन शास्त्र। और दर्शन किस पर आधारित था? लॉजिक पर आधारित था। और विज्ञान जो है वो भी किस पर आधारित होता है? लॉजिक पर आधारित होता है। तो क्या हम मनोविज्ञान, जिसमें साइंस आ रहा है, जिसमें लॉजिक आ रहा है, जिसमें तर्क आ रहा है, उसकी उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से बता सकते हैं? तो ये भी तर्क सिद्ध हो चुका है, प्रूव हो गया है कि हाँ, दर्शन शास्त्र से इसकी उत्पत्ति बेशक हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर भी लॉजिक है और यहाँ पर भी लॉजिक है। साइंस इटसेल्फ मीन्स लॉजिक। अब लॉजिकल तरीके से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, देखिए मेरे शब्दों को आप गौर फरमाइएगा, मैं क्या यूज कर रही हूँ? वैज्ञानिक दृष्टिकोण। दर्शन शास्त्र मतलब क्या सीखा था? दृष्टिकोण, देखने का नजरिया। और यह दृष्टिकोण हमें क्यों विकसित करना पड़ेगा? क्योंकि इंसान अगर प्रगति करना चाहता है, आपने साइंस में पढ़ा होगा ह्यूमन इवोल्यूशन, तो अगर प्रगति करना चाहता है, अपना विकास करना चाहता है, कि जो हमारा वेरी फर्स्ट टॉपिक है वृद्धि और विकास, तो जो विकास करना चाहता है तो उस विकास करने में तर्क के साथ उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा, तभी तो वो विकसित होगा, अदरवाइज वो बंदर ही रह जाता अभी तक। तो विकसित जो हुआ है वो कैसे विकसित हुआ है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण की वजह से उसका विकास संभव हो पाया है। और आज भी होमोसेपियंस जो हैं अपना विकास जो है वो अनवरत, कंटिन्यूअस तरीके से, कंसिस्टेंट फॉर्म में कर ही रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो विषय है मनोविज्ञान का, ये भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किसका अध्ययन कर रहा है? मन का अध्ययन कर रहा है। इसीलिए इसको नाम दिया मनोविज्ञान। यानी कि जब हम अपने मन को कंट्रोल कर लेते हैं, अपना माइंड को कंट्रोल कर लेते हैं, तो सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं उनको कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ पर मनोविज्ञान विषय की उत्पत्ति किससे हुई? दर्शन शास्त्र से। दर्शन मतलब क्या होता है? दृष्टिकोण। और दृष्टिकोण में क्या समाहित है? तर्क। साइंस मतलब क्या होता है? तर्क। तो यहाँ पर ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तार्किक रूप से हम किसकी व्याख्या करने जा रहे हैं? मन की व्याख्या करने जा रहे हैं। यहाँ तक आपको बात समझ में आई? अब हम मन को और ज़्यादा अधिक सिंप्लीफाई करेंगे, सरलीकृत करेंगे कि मन का मतलब यहाँ पर मैं क्या आपको बताना चाह रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट माइंड, आई एम टॉकिंग अबाउट फीलिंग्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन एक्टिविटी। ये सब चर्चा हम करेंगे, लेकिन बस आपको पेशेंस बनाए रखने हैं। और यहाँ तक अगर आपको कुछ भी डिफिकल्टी लग रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स प्रोवाइड कीजिए कि ये पॉइंट हमें समझ में नहीं आया, इसको फिर से और थोड़ा सा डिटेल में बताइए, तो मैं और डिटेल में इन पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ एक्सप्लेनेशन में कुछ भी ऐसा पॉइंट है जो आपको समझ में ना आया हो। इट इज वेरी वेरी इजी एंड आई एम प्रोवाइडिंग यू द सिंपलेस्ट एंड द फाइनेस्ट एक्सप्लेनेशन अकॉर्डिंग मी। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग तो ये सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन है और ये बुकिश बिल्कुल भी नहीं है। इसको मैंने कहीं से भी कट कॉपी पेस्ट नहीं किया है, ये मेरा खुद का मौलिक है और आपको समझ में आएगा ये मैं आशा करती हूँ। और एग्जाम में आपके क्वेश्चन के आंसर जब देंगे तब आपको ये वीडियो ज़रूर याद आएगा, ये मेरा चैलेंज है। तो यहाँ पर दर्शन शास्त्र से इसकी उत्पत्ति हमने मान ली मनोविज्ञान की। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए मैंने यहां पर लिखा है रूसो। रूसो एक दार्शनिक थे और दार्शनिक का क्या काम होता है? देखिए अभी हमने दर्शन शास्त्र की चर्चा की और सबसे पहले मनोविज्ञान के इंट्रोडक्शन में मैं आपको बता रही हूं रूसो का नाम। मैं अरस्तु का नाम नहीं बता रही हूं, मैं सुकरात का नाम नहीं बता रही हूं, मैं बता रही हूं रूसो का नाम। रूसो एक दार्शनिक थे जिन्होंने कौन सी बुक लिखी थी ये आपको याद रखनी है। अनदर फैक्ट, इमाइल। इमाइल इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिस पुस्तक में एक काल्पनिक छात्र होता है जिसका नाम होता है इमाइल, और उसी काल्पनिक छात्र के माध्यम से रूसो ने क्या बताया है? रूसो ने ये बताया है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारा जो शिक्षा की प्रणाली है वो कैसी होनी चाहिए। शिक्षा का सिस्टम, शिक्षा की प्रणाली, एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए। हाउ द एजुकेशन सिस्टम शुड बी देयर टू सर्वाइव इन दी सोसाइटी। समाज में उस शिक्षा को
कैसे उपयोग में लिया जाए, कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, कितना उपयोगी हो सकती है वो शिक्षा, और शिक्षा के साथ साथ इन्होंने बताया अनुभव। ठीक है, ये भी हम अभी समझ रहे हैं कि मैं यहाँ पर अनुभव क्यों लिख रही हूँ। पहले ये समझ लीजिए कि उन्होंने सबसे बड़ा फैक्ट इस बुक में जो बताया है, सबसे बड़ी बात जो बताई है इमाइल नामक बुक में, ये क्या है, इमाइल बुक का नाम भी है, और इसी बुक में काल्पनिक छात्र है रूसो का, उसके बारे में ये चर्चा करते हैं। और इस बुक में मेन जो कोर क्रक्स पार्ट बताया गया है वो ये बताया गया है, हाउ द एजुकेशन शुड बी देयर फॉर अ पर्सन टू सर्वाइव इन अ सोसाइटी। एक समाज में एक व्यक्ति शिक्षा का उपयोग करते हुए अपने अस्तित्व को कैसे बनाए रख सकता है, ये बात इसमें की गई। एक पॉइंट ये हो गया, दिस इज द फैक्ट, एंड द थर्ड पॉइंट इज दिस। अब उन्होंने बताया, रूसो ने क्या बताया, इसी बुक में बताया कि शिक्षा के लिए अनुभव बहुत जरूरी होना चाहिए। अगर अनुभव है तो शिक्षा का अर्जन बहुत ज्यादा जल्दी किया जा सकता है। इनफैक्ट अनुभवों से ही शिक्षा को प्राप्त किया जा सकता है। ये फैक्ट भी आपको याद होना चाहिए। अनुभव से ही शिक्षा को प्राप्त किया जा सकता है, शिक्षा प्राप्त करना आसान हो जाता है, और जब शिक्षा प्राप्त करना आसान हो जाता है तो समाज में अपना अस्तित्व बनाए रखना भी आसान हो जाता है। तो यहाँ पर वो किसकी बात कर रहे हैं, एजुकेशन की बात कर रहे हैं। जैसे ही एजुकेशन की बात करी तो हमारे माइंड में क्या आएगा, शिक्षा मनोविज्ञान। पहले हमने बात करी थी दर्शन शास्त्र की, उसके बाद हमने बात करी मनोविज्ञान की, और अब हम आ गए हैं किस पर, एजुकेशन साइकोलॉजी, दैट इज शिक्षा मनोविज्ञान। तो यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान में क्या किया जाएगा, तो शिक्षा मनोविज्ञान में एक ऐसा मनोविज्ञान है जिसकी चर्चा रूसो अपनी बुक इमाइल में करते हैं और बताते हैं कि शिक्षा इतनी ज़्यादा उपयोगी होनी चाहिए जो कि समाज में एक व्यक्ति के अस्तित्व को बनाए रखे, और ये अनुभव से जल्दी ज़्यादा प्राप्त की जा सकती है। जैसे कई बार हम देखते हैं कि चाय की थड़ी पे कुछ लोग बात कर रहे हैं, या फिर कुछ पेरेंट्स की मीटिंग हो रही है, उसमें क्या बातचीत हो रही है कि एजुकेशन सिस्टम ही खराब है। एजुकेशन सिस्टम में हमें बताया ही नहीं गया है कि अगर कोई व्यक्ति फेल हो जाता है तो उसे जीवन में अपना अस्तित्व कैसे बनाए रखना है, ये कहीं नहीं बताया गया। हर जगह टॉपर्स को ही जगह दी जाती है, हर जगह कंपटीशन में संघर्ष करना पड़ता है। कभी ये नहीं बताया कि अगर इस संघर्ष में फेल हो जाए तो क्या होना चाहिए, फिर दूसरा ऑप्शन व्यक्ति को क्या अपनाना चाहिए। और इसी वजह से यहाँ पर इतनी सारी धारणाएं बन गई हैं कि अगर आपका एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, इसी वजह से जो बच्चे हैं ये सुसाइड की प्रवृत्ति डेवलप कर लेते हैं। सुसाइडल केस बहुत ज़्यादा जो सिटीज़ में होते हैं, पढ़ाई की वजह से जो कंपटीशन एग्जाम में अपीयर होने वाले स्टूडेंट हैं वो अपने आप को इस सामर्थ्य में नहीं समझते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ों का ठीकरा हम किस पर फोड़ते हैं, एजुकेशन सिस्टम पर फोड़ते हैं कि एजुकेशन सिस्टम में हमें ऐसा सिखाया ही नहीं गया जो सिखाया जाना चाहिए था। तो एजुकेशन सिस्टम की बात हो रही है और इसी एजुकेशन सिस्टम को कोरिलेट किया जा रहा है, अंतर संबंध स्थापित किया जा रहा है समाज के साथ। तो शिक्षा कैसी होनी चाहिए, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे कि समाज में अपना अस्तित्व एक व्यक्ति बनाए रख सके, तालमेल बनाए रख सके, उसका अंतर संबंध जो है वो बहुत ही स्वस्थ रूप से स्थापित हो सके। ये सारी बात इमाइल ने अपनी बुक में की है और उसी के साथ अनुभव वाला तड़का भी लगाया है और बताया है कि अनुभव से शिक्षा प्राप्त जल्दी की जा सकती है। अगर आप में अनुभव है और इन्हीं अनुभवों को जब संचय कर लिया जाता है तो ये शिक्षा का रूप धारण कर लेता है। तो इस तरह से मैंने 2 या 3 लाइनों में पूरा जो एक्सप्लेनेशन किया वो इस बुक में बताए गए। अब आपको इसकी बुक का नाम अगर आप भूल जाए, पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन कर दिया। अब आप ये भूल जाए कि यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान का सर्वप्रथम स्रोत क्या है। जैसे मैंने आपसे बोला था मनोविज्ञान का स्रोत क्या है, दर्शन शास्त्र। अगर उसी तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि शिक्षा मनोविज्ञान का स्रोत क्या है, पिताजी भूल जाइए आप, इसका जनक कौन है, थॉर्नडाइक है, स्किनर है, ये वो, ये सारी चीज़ें आप भूल जाइए, ये मैं आपको नहीं बता रही। मैं आपको ये बता रही हूँ कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति सर्वप्रथम
कहाँ से मानी जा सकती है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि 19वीं सदी से स्टार्ट हुई, फिर स्किनर ने ऐसा किया, थॉर्नडाइक ने ऐसा किया, एक्सपेरिमेंटल लैब वहाँ पर स्थापित की गई लिप्जिंग में, कुछ भी नहीं। मैं सिंपली आपसे ये पूछ रही हूँ कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का स्रोत बताइए। तो क्या आपका आंसर ये नहीं होगा? हमारा आंसर होगा रूसो की पुस्तक इमाइल। रूसो की पुस्तक इमाइल में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जा सकती है। क्यों मानी जा सकती है? क्योंकि इसी में सर्वप्रथम चर्चा की गई किसकी? कि समाज में शिक्षा का क्या महत्व है। What is the importance and significance of education system in a society and how to survive properly in a society? All those apparatus and weapons are given in the form of education. तो यहाँ पर शिक्षा को सबसे इम्पॉर्टेंट माना गया है किसके लिए? समाज में अंतर संबंध स्थापित करने के लिए, और ये शिक्षा अनुभवों से और ज़्यादा मॉडिफाइड की जा सकती है। यहाँ तक का एक्सप्लेनेशन मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आया है। एंड प्लीज़ डू प्रोवाइड योर कमेंट्स ऑल्सो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको इसमें से सबसे यूनिक बात क्या लगी। क्या आपको मेरा ये लेक्चर फॉर्मेट समझ में आ रहा है, जो मैं बिल्कुल भी बुकिश तरीके को फॉलो न करके उन तरीकों को फॉलो कर रही हूँ जिसमें एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन को हिट किया जा सके। अब एक क्वेश्चन हम और इसमें पुटअप कर सकते हैं कि क्या शिक्षा मनोविज्ञान किससे संबंधित माना जा सकता है? बालक के स्कूल के वातावरण से संबंधित है ये, या बालक के सारे पूरे जीवन पर्यंत जितना जो वातावरण होता है उससे संबंधित है, या उपर्युक्त दोनों, या उपर्युक्त दोनों ही नहीं? तो यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान में जिसका अध्ययन किया जाएगा वो कैसा होगा? सिर्फ और सिर्फ किसकी परिस्थितियों में? सिर्फ और सिर्फ शैक्षिक परिस्थितियों में ही इसका अध्ययन किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ शैक्षिक वातावरण, ये आपका आंसर होगा। अब बाहर जाकर वो व्यक्ति जिसने पूरे स्कूल में 12th तक पढ़ाई की है, कॉलेज तक पढ़ाई की है, और वो बाहर जाकर कबीर सिंह बन गया है, उसके बाद में शिक्षा मनोविज्ञान का रोल खत्म हो जाता है। अब वो कबीर सिंह क्यों बना, उसकी क्या साइकोलॉजी डेवलप हुई, क्या मेंटेलिटी उसकी है, इन सब का अध्ययन कौन करेगा? डॉक्टर्स करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान का रोल यहाँ पर नहीं आता है। शिक्षा मनोविज्ञान का रोल सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक सीमित है? बिल्कुल, ये आपको नेगेटिव आंसर लग सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का रोल क्या हमारे जीवन पर्यंत नहीं चलता? जैसे विकास जीवन पर्यंत होता है वैसे शैक्षिक मनोविज्ञान बिल्कुल भी नहीं। शैक्षिक मनोविज्ञान सिर्फ और सिर्फ अध्ययन करता है शैक्षिक वातावरण में सीमित परिस्थितियों का। अगर बच्चा होमवर्क करके लाया है फिर भी आपको कॉपी डिपॉजिट नहीं करा रहा है, यस या नो में आंसर नहीं दे रहा है, तो उसके मनोवैज्ञानिक कारण क्या हो सकते हैं, इसका पता लगाना शैक्षिक परिस्थितियों में यही शिक्षा मनोविज्ञान है। इसी को ही हम शिक्षा मनोविज्ञान कहेंगे, ना कि कबीर सिंह के बारे में व्याख्या करना कि कबीर सिंह ने इतनी गंदी आदतों की जो बुरी लत उसको लग गई है उसका कारण जानने के लिए हम स्कूल के जो थीसिस है उस पर सर्वे कर रहे हैं, तो ये एक बेवकूफ़ी हो जाएगी। तो फिर से हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है और जो हमें कंफ्यूज करता है कि क्या सिर्फ शैक्षिक वातावरण तक ही शिक्षा मनोविज्ञान सीमित है? बिल्कुल हाँ, शैक्षिक वातावरण तक ही शिक्षा मनोविज्ञान का दायरा होता है। उसके बाहर जो चीज़ें होती है वो शिक्षा मनोविज्ञान के दायरे से बाहर हैं। तो इस तरह से आपने देखा हमने कितने सारे पॉइंट सीखे और उसमें मैंने कोई भी टफ चीज़ आपको नहीं बताई है। ये बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्मेट है जिसमें कहानी जैसे आपको सिर्फ सुनना है, और सुनने के बाद आप देखेंगे कि काफ़ी सारी चीज़ें हम याद भी कर चुके हैं। एक क्वेश्चन को हमें हल्के में नहीं लेना है, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि एक क्वेश्चन हमें नहीं आता है प्रकृति वाला तो चलेगा, ऐसा नहीं है। हम आपके लिए वही चुन चुन के लाए हैं आसाम के बागानों से नेस्कैफे कॉफ़ी जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति। प्रकृति को हम इंग्लिश में कहते हैं नेचर, और यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रकृति, नेचर, पेड़ पौधों की बात नहीं कर रहे हैं, हम ह्यूमन बिहेवियर की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति की बात कर रहे हैं। इसमें वेरी फर्स्ट पॉइंट जो मैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट समझती हूँ वो ये है कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति
अनुप्रयुक्त शाखा है। अनुप्रयुक्त शाखा, अनुप्रयुक्त शाखा को हम इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं और पाएंगे कि इसका आंसर है अप्लाइड साइंस। Educational psychology is a applied science. True or false? It is absolutely true. इसमें आप ट्रू वाले आंसर पे ऑप्ट करेंगे। अब अनुप्रयुक्त शाखा का इंग्लिश वर्जन मैंने आपको दिया है अप्लाइड साइंस। तो अब यहाँ पर अप्लाइड साइंस मतलब क्या होता है? देखिए, एक तो होता है साइंस, साइंस यानी कि टू नो, सब्जेक्ट, साइंस यानी कि जानना, और अप्लाइड साइंस यानी कि उस साइंस को जिसको हम जानते हैं उसको यूज करना। Whenever we are using those scientific techniques in our day-to-day life, उसको हम कहते हैं अप्लाइड साइंस, उसको हम कहते हैं अनुप्रयुक्त शाखा। ठीक है, विज्ञान यानी कि चीजों को जानना, ऐसा ऐसा है। और अनुप्रयुक्त विज्ञान क्या हुआ? चीजों, जो भी चीज आप जानते हो उसका अपनी दैनिक गतिविधियों में भी प्रयोग करना, इसको हम क्या कहेंगे? अप्लाइड साइंस का नाम देंगे। जैसे साइंस में बहुत सारे लोग जानते हैं कि भिंडी की सब्जी में लार बन जाती है। जब भी आप भिंडी धोएंगे और धोने के बाद आपने सही से पोंछी नहीं और सब्जी बना दी तो उसमें एक लार जनरेट हो जाएगी, सलाइवा टाइप, और जैसे ही आप उसमें नींबू स्प्रिंकल करेंगे तो वो लार गायब हो जाएगी। व्हाट इज दैट? अप्लाइड साइंस। या फिर आप अपने घरों में होज में पानी भरते हैं और मोटर का बटन ऑन करके मोटर चलाकर उस पानी को अपने ऊपर वाली जो घर की टंकी है उसमें फिलअप कर देते हैं। व्हाट इज दैट? अप्लाइड साइंस। यानी कि साइंस का प्रयोग आप अपने डे टू डे लाइफ में कर रहे हैं। तो यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति भी ऐसी ही है। जो भी हमने वैज्ञानिक रूप से सीखा है वो क्या क्लासरूम्स में अप्लाइड नहीं किया जाता? बिल्कुल किया जाता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं इसी अप्लाइड साइंस का उदाहरण। क्लास में बच्चे बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं और टीचर जो है वो स्केल लेके सभी बच्चों को मार रहे हैं कि भाई तुम शोर कर रहे हो तो बहुत पिटाई कर रहे हैं, तो भी बच्चे शोर करे ही जा रहे हैं, चुप ही नहीं हो रहे। और एक टीचर ऐसा है जिसने अपनी इमेज ऐसी बना रखी है कि वो क्लास में आते ही चुपचाप खड़ा होके सारे बच्चों को घूर घूर के देख रहा है और चुपचाप खड़ा हुआ है। तो ये क्या हुआ? सांकेतिक हुआ, सिंबॉलिक हुआ, लेकिन इससे ही बच्चे चुप हो गए। तो वो मारना ज़्यादा बेटर था या यहाँ पर चुप होके खड़े होके निरीक्षण करना ज़्यादा बेटर है? क्यों? क्योंकि इसमें सारे बच्चे आपकी स्कूल टाइमिंग्स में भी आपके साथ भी ये वाकया एक बार तो ज़रूर हुआ होगा कि टीचर सामने खड़े हैं, बच्चे बहुत शोरगुल कर रहे हैं, जैसे ही टीचर को देखा एक बच्चा चुप होता है, दूसरे को कोनी मारता है, बोलता है टीचर आ गए, वो भी चुप हो गया। फिर वो तीसरे को समझाता है अरे टीचर आ गई है अंदर क्लास में, तो वो भी चुप हो जाता है। ऐसे करते करते पूरी क्लास चुप हो जाती है। क्यों? क्योंकि टीचर सामने खड़ा होकर सभी बच्चों को देख रहा है और बच्चों को डर लग रहा है कि जिस बच्चे को टीचर ने देख लिया तो हो सकता है उसकी पिटाई भी हो सकती है। तो वो अपने आप एक साइलेंट जोन में आ गए हैं। तो ये ज़्यादा बेटर है कि टीचर उनकी पिटाई कर रहा है एक एक को लेकर और फिर भी बच्चे चिल्लाए जा रहे हैं, ये ज़्यादा बेटर है। तो दैट इज़ व्हाट? अप्लाइड साइंस। ये सारी चीज़ें आपको बीएड और एमएड में इसीलिए सिखाई जाती हैं कि आप इनका एप्लीकेशन, इनको प्रयोग कर सके। किसमें? आपकी रियल क्लासेस में, जब बच्चों को आपको कंट्रोल करना है उस टाइम में आप ये साइंस जो है वो अप्लाई करेंगे। तो क्या शिक्षा मनोविज्ञान अनुप्रयुक्त शाखा नहीं है? बिल्कुल, ये एक अनुप्रयुक्त शाखा है। करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान कभी भी क्या होना चाहिए पर गौर नहीं फरमाता है। बिल्कुल सही बात है। क्या होना चाहिए? What should be there? It is not focusing on that point. What? Education psychology is not focusing on the point that is called क्या होना चाहिए। जैसा कि हमारी पॉलिटी में नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें क्या बताया गया है कि लोक कल्याणकारी राज्य के लिए क्या क्या होना चाहिए। अच्छे स्कूल्स होने चाहिए, अच्छे हॉस्पिटल्स होने चाहिए, उसमें फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, सड़कें होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्या क्या होना चाहिए पर शिक्षा मनोविज्ञान फोकस नहीं करता है। उसको कोई मतलब नहीं है कि क्या होना चाहिए। जैसे इंग्लिश में होता है ना यूटोपिया वर्ल्ड,
ऐसे ऐसे होना चाहिए कि सारे बच्चे होमवर्क कर रहे हैं, सब फर्स्ट आ रहे हैं, सारे माँ बाप जो है वो बिल गेट्स बन गए हैं, सब जगह पैसा ही पैसा है, जितने भी पॉलिटिशियन हैं वो भी बहुत अच्छे तरीके से अपना काम कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें क्या होनी चाहिए, वो यूटोपिया कहलाती है इंग्लिश में। तो यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान क्या होना चाहिए पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करता। किस पर करता है? क्या है पर। भाई यहाँ पर आपकी गवर्नमेंट स्कूल की परिस्थितियां क्या है, ये है भाई, देख लो, टूटा हुआ बोर्ड है, पानी की मटकी पड़ी हुई है, यहाँ पर कोई एडवांसमेंट नहीं है, कोई चार्ट नहीं है, पंखा टेढ़ा लटका हुआ है, एसी की कोई फैसिलिटी नहीं है, चारों तरफ भाटे पड़े हुए हैं स्कूल के चारों तरफ, वो भाटे कभी भी बच्चे आपको मार सकते हैं, इस तरह की परिस्थितियां है। यानी कि क्या है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का फोकस हमेशा किस पर होगा? क्या है, बनिस्पत इसके कि क्या होना चाहिए। अब बहुत अच्छे स्कूल्स होने चाहिए, सबको पता है, पर नहीं है, हमारे पास ऐसे संसाधन नहीं है। तो गवर्नमेंट स्कूल्स ऐसे हैं, लेकिन आजकल तो बहुत क्रांतिकारी कदम उठाए जाते हैं और स्कूल्स के जो टीचर्स हैं वही पहल करते हैं इसमें अपने स्कूल्स का जो सुधार करना होता है, वो सारा सुधार एक प्रिंसिपल द्वारा आजकल क्रांतिकारी कदम उठाए जा रहे हैं और ये सब किया जा रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर हम प्रश्न की बात करेंगे तो शिक्षा मनोविज्ञान में क्या होना चाहिए पर कभी भी ध्यान नहीं दिया जाता। किस पर ध्यान दिया जाता है? क्या है। दैट इज बेसिकली व्हाट इट इज। बेसिकली क्या है? तो ये परिस्थितियां हैं। बच्चे गरीब परिवेश से आते हैं गवर्नमेंट स्कूल में तो आते हैं, गरीब परिवेश वाले बच्चे नहीं आने चाहिए, ये चाहिए पर फोकस कर ही नहीं रहा है। हाँ, आ रहे हैं गरीब परिवेश से बच्चे, क्योंकि हमारे भारत देश में 75% जो जनसंख्या है वो ग्रामीण है। तो यहाँ पर गांव से ही बच्चे आएंगे ना, अमेरिका से थोड़ी आएंगे पढ़ने के लिए। तो गांव से जो बच्चे आ रहे हैं उनके माँ बाप जो है वो कम पढ़े लिखे हैं। अब बच्चे की रुचि कैसे बनाई जाए पढ़ाई में? मिड डे मील तो आपने स्टार्ट कर ही दिया कि वो दाल रोटी खा के आराम से सो जाएगा, लेकिन उससे पहले जो सुबह का टाइम होता है उसमें आप क्या क्या कर सकते हैं? तो क्या है, परिस्थितियां कैसी हैं और उनसे कैसे एक टीचर को जूझना है, कैसे कायाकल्प करना है, कैसे चैलेंजिंग एक्टिविटीज का सामना करते हुए आपको समाज में सुधार लाना है, स्कूल में सुधार लाना है, इन सब पर फोकस करता है शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान में एक बच्चा ऐसी परिस्थितियों में रहते हुए भी बहुत अच्छा कैसे पढ़ लिख ले, उस चीज का अध्ययन किसमें कहा जाएगा? शिक्षा मनोविज्ञान में। क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान किस पर फोकस करेगा? ध्यान केंद्रित करता है क्या है पर, परिस्थितियां अभी वर्तमान में कैसी हैं उस पर ध्यान केंद्रित करेगा और इसमें सुधार कैसे लाया जाए, बनिस्पत इसके कि क्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए ऐसी परिकल्पना तो हम इमेजिनेशन बहुत सारी कर सकते हैं। जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ना, आई विश आई वर अ किंग, ठीक है, आई विश आई वर अ प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पर आई वर क्या होना चाहिए पर हम ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं, क्या है पर। परिस्थितियां ऐसी हैं, अब हम उसमें क्या क्या कर सकते हैं वो चीज डिटेल में स्टडी की जाती है शिक्षा मनोविज्ञान में। अब मैं ये मानती हूँ कि इन पॉइंट्स के माध्यम से हम धीरे धीरे अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जैसे जैसे ये फैक्ट्स आप अपने माइंड में असेंबल कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी आपको याद करना है, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा व्याख्या आपको प्रोवाइड कर रही हूँ कि इसमें याद करने का तो कोई स्कोप ही नहीं रहता। आपको ऑटोमेटिकली सब याद भी होता जाएगा और उसके बाद जो क्वेश्चनेयर डेवलप किए जाएंगे एट द लास्ट ऑफ द टॉपिक, जो क्वेश्चनेयर वाला सिस्टम डेवलप किया जाएगा उसमें आप अपना इवैल्यूएशन कीजिएगा कि यहाँ पर आपको कितने अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ रही है कि आपको उन सारे क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं। हम प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस भी करेंगे, हम न्यू क्वेश्चंस भी करेंगे और ऐसे सारे क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम में हेल्पफुल हो सके। तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियोज़ आपको कैसी लग रही हैं। क्या आपको समझ में आ रहा है ये तरीका जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ? आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है? ये सारी डिटेल्स के कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट्स चाहिए कि कैसा फील आ रहा है आपको, तो ज़रूर बताइएगा मुझे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड आई होप दिस वीडियो हैज़ सर्व द पर्पस। थैंक यू ऑल ऑफ यू।